हेलो बेटा, 74 क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये कहता है ड्रा टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ग्राफ फॉर एन ओमिक रजिस्टर। ओमिक रजिस्टर का मतलब हो गया जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं उन्हें ओमिक रजिस्टर बोलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर रेजिस्टिविटी का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये हो गया हमारा जा करके टेम्परेचर और इस तरफ क्या हो गई रेजिस्टिविटी। तो जब ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो इस तरह का कुछ आएगा आपका। कुछ रेंज में तो ये आपका लीनियर आता है टेम्परेचर की, और कुछ रेंज में ये वेरी कर जाता है। जैसे ये जो पोर्शन है ना आपका, ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर के आपका इतने हिस्से में, मान लो ये कोई T1 टेम्परेचर है और ये कोई T2 टेम्परेचर है, इतने हिस्से में तो ये लीनियर आता है, बाकी पोर्शन में थोड़ा सा कर्व मिलता है इसमें। ठीक है बेटा, तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर देंगे ईजिली। गॉट द आइडिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्या कहता है ये कहता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल। दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो है आपका कॉज, इसकी वजह से ही करंट पॉसिबल है। ठीक है, और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो आपका इफेक्ट है। क्लियर है, ये आपका इफेक्ट है। आ रही बात समझ में, ये इसका बेसिक डिफरेंस है। ये होता है बेटा मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज, ये होता है मैक्सिमम पॉसिबल, इससे बड़ा वोल्टेज पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, लेकिन ये ध्यान रखना ये तब होता है जब ओपन सर्किट हो। सर्किट कैसा हो, ओपन हो। तो जब ओपन सर्किट होता है उस केस में जो ईएमएफ वोल्टेज आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये आपकी बैटरी है, ये इसके इलेक्ट्रोड हैं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, कोई सर्किट नहीं जुड़ा हुआ है, ओपन सर्किट है ये। तो इस केस में इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको कहेंगे ईएमएफ। लेकिन अगर मैंने यहीं पर इसके साथ कोई चीज़ कनेक्ट कर दी, मान लो इस तरह से मैंने कोई बल्ब वगैरह जोड़ दिया, ठीक है, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसे टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे। क्लियर होगी बात। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाउ दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं ये बता देता हूँ। आपका जो ई होता है, जो वी होता है, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका बैटरी का या सेल का, और ये आई जो है पूरे सिस्टम के अंदर जो करंट आ रही है ये वो वैल्यू है। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, ये कहता है व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 3.5 किलो, के फॉर किलो है, ठीक है, ओम विद 5% टॉलरेंस। तो 3.5 किलो का मतलब हो गया बेटा 1000, ठीक है, ओम विद 5% टॉलरेंस ये आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 35 मल्टीप्लाइड 10⁻² ओम प्लस माइनस 5% ये लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट कलर है, ये सेकंड कलर है, और ये जो 2 ये आपका थर्ड कलर है, और 5% टॉलरेंस आपका डिफरेंट कलर है। तो ये हमसे कलर की बात कर रहा है। अगर आपको वो कलर वाली सीरीज़ याद है तो ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। गॉट द आइडिया। तो बेटा जो 3 होता है इसके लिए कलर होता है आपका ऑरेंज। क्लियर है, इसके लिए ऑरेंज कलर होता है। और 5 जो होता है उसके लिए होता है ग्रीन, और जो 2 होता है उसके लिए होता है आपका रेड, और ये होता है आपका गोल्ड। तो ये आपको जो है कलर कोड मिल जाएंगे रजिस्टर के। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, सिंपल है। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, ये कहता है व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए कंडक्टर एज ए सुपर कंडक्टर। अगर मैं सुपर कंडक्टर बनाना चाहता हूँ तो उस मटेरियल का, जैसे ये कोई भी मटेरियल आपका, इसका जो टेम्परेचर है, क्या चीज़ है, इसका जो टेम्परेचर है, इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मुझे क्रिटिकल टेम्परेचर से कम करना पड़ेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर से भी इसको क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। तो जो भी मेरा ये मटेरियल है वो क्या बन जाएगा, वो मेरा सुपर कंडक्टर बन जाएगा। मैं फिर बता देता हूँ, अगर मैं किसी भी मटेरियल को, ये गिवन मटेरियल है आपका, अगर मैं इसे सुपर कंडक्टर बनाना चाहता हूँ तो मुझे इसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से लो करना पड़ेगा। मान लो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है यहाँ पर जा कर के 3 डिग्री सेल्सियस है, मान लो एक केस बता रहा हूँ, तो मुझे इस मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो कितना करना पड़ेगा, लेस देन 3। क्या करना पड़ेगा, लेस देन 3 करना पड़ेगा। मान लो 2 डिग्री सेल्सियस कर दूं या 1.5 डिग्री सेल्सियस कर दूं,
तो जाकर के सुपर कंडक्टर बन जाएगा। गॉट द आइडिया। अब बेटा दिमाग आपका ये कहेगा कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ये वो वैल्यू होती है टेम्परेचर की जिससे नीचे जाते ही आपका कोई भी मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, हाउ इज द करंट कंडक्टेड इन मेटल्स। ये आपका कोई मेटल है मान लो, ठीक है, तो इसमें करंट कैसे फ्लो करती है, आपको खूब अच्छी तरह पता है कि जो मेटल है उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। रैंडम मोशन करने की वजह से उनका जो नेट वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। क्लियर है। लेकिन जैसे ही मैं इसके अक्रॉस एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता हूँ, तो पूरे इस मेटल के अंदर या जो भी कंडक्टर है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है सर्टेन डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। तो जो अभी तक रैंडम मोशन कर रहे थे अब वो रैंडम मोशन नहीं करेंगे, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे और चार्ज एक सर्टेन डायरेक्शन में जब मूव करना शुरू कर देगा तो हम क्या कहेंगे कि सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आ रहा है। गॉट द आइडिया। सिर्फ इतना सा कंसेप्ट होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट ना करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगी तो फिर चार्ज आपके एक एंड से दूसरे एंड पर नहीं जा पाएंगे। क्लियर हो बात। तो करंट कंडक्ट करने के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पोटेंशियल डिफरेंस की। जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा, और जितना फोर्स ज़्यादा लगेगा वो उतनी ही स्पीड के साथ एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ड्रिफ्ट होंगे। गॉट द आइडिया। तो ये है तरीका आपका करंट कंडक्ट करने का मेटल के अंदर। क्लियर है बेटा। ये कह रहा है डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये तो मैंने डेफिनेशन जब आपको बताई थी खूब अच्छी तरह वहाँ समझाया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर या किसी मटेरियल में हम नहीं लगाते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी आती है वो जीरो आती है कि नहीं आती। लेकिन जैसे ही हम एक डेफिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर अप्लाई करते हैं तो वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ टक्कर खाते खाते पहुंच जाते हैं। जैसे ये आपका जो है कंडक्टर है और ये इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ड्रिफ्ट करते हुए पहुंचते हैं। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स तो हो रहे हैं, ए से बी तक जाने में ये सीधे स्ट्रेट लाइन नहीं जा पाएगा। जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये सीधे नहीं जा पाएगा, इसको बहुत सारे कोलिजन्स मिलेंगे बीच में, लेकिन फिर भी ये एक एंड ए से दूसरे एंड बी तक पहुंच जाएगा। इसको ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। क्लियर होगी बात। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है बेटा मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक आपका ये है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो उस गैप को ख़त्म होने में जो टाइम लगेगा ना, गैप ख़त्म कब होगा, जब ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे। क्लियर हो की बात। तो जो गैप ख़त्म होने में टाइम लगेगा उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। गॉट द आइडिया। ये चीज़ है। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, कहता है ए कंडक्टर ऑफ लेंथ कैपिटल एल इज कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो बेटा मैं कर देता हूँ, ये मेरा कंडक्टर है और इसे मैंने डीसी सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये हमारी बैटरी है, इस तरह से इससे मैंने जो है कनेक्ट कर दिया है इसको। क्लियर होगी बात। इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। तो ये पॉजिटिव एंड है, ये निगेटिव एंड है, तो यहाँ से करंट जाएगी इस तरह से यूँ। समझ आ गई बात, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है कि ये जो दूसरा कंडक्टर लगा दिया सेम मटेरियल का, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का, लेकिन लेंथ उसकी 3 टाइम्स कर दी है। हाउ विल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे बदल जाएगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा ई क्योंकि आपका सेम है तो होगा क्या बेटा इसमें, क्योंकि आपका I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है NEA/VD। क्लियर है, ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ से बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी I/NEA, ये आ जाएगी। क्लियर है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ लिखना, VD इज इक्वल टू I/NEA। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें आपको। अब आपने पढ़ रखा है V इज इक्वल टू I/R, पढ़ रखा है। तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट होकर के आएगा, V/R आ जाएगा। क्लियर है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगा आपका फाइनल, यह आ जाएगा आपका जाकर के V/R मल्टीप्लाई NEA, ये चीज़ आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्लियर होगी ना बात, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, ये आ जाएगा आपका। अब आगे देखो,
आर की वैल्यू क्या होती है बेटा, आर की वैल्यू होती है, मैं यहाँ से आर की वैल्यू बता देता हूँ, आर होता है आपका जा करके रो एल बाई ए, क्या होता है रो एल बाई ए, तो यहाँ पर एल कितना है कैपिटल एल, तो ये हो जाएगा वी अपॉन आर की जगह क्या लूँगा रो एल अपॉन ए मल्टीप्लाई एन ई ए, इस ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा v अपॉन रो एल एन और ई। अब ज़रा दिमाग लगाना, ये v तो बैटरी का हो गया, ये v बैटरी का हो गया, ये तो कांस्टेंट है, और मटेरियल क्योंकि चेंज नहीं करता हूँ तो रो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, रो कांस्टेंट होगा आपका, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कांस्टेंट होगा, और मटेरियल क्योंकि सेम है तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी कांस्टेंट होंगे। इसका मतलब इस वाले केस में जो आपका Vd है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, 1/L या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ रहा है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अब आगे की बात देखो क्या करनी है, इसने कहा है कि जब मैंने लेंथ को ट्रिपल कर दिया है तो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने मान ली Vd डैश हो गई, तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी, लेंथ के, तो लेंथ कितनी कर दी थी मैंने 3L। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को डिवाइड कर लूँगा, क्या करूँगा डिवाइड कर लूँगा, तो Vd अपॉन Vd डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/L डिवाइडेड बाय 1/3L। तो इससे क्या कैलकुलेट होगा 3L/L आ जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा। क्लियर होगी बात बेटा, तो ये आ जाएगा आपका जा करके Vd अपॉन Vd डैश इज इक्वल टू 3, ये चीज़ आ जाएगी आपकी, Vd डैश को आप इस तरफ ले जाओ और 3 को आप इस तरफ ले आओ, तो Vd डैश बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा Vd अपॉन 3, ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। समझ आया कि नहीं आया, ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पहले की कितनी हो जाएगी, थर्ड पार्ट हो जाएगी। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया, तो आपको इसमें थिंक करना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जो कांस्टेंट है वो आपको सोचने पड़ेंगे, क्या कांस्टेंट है, v कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि उसने कहा है कि बैटरी मैंने चेंज नहीं करी, v इसलिए कांस्टेंट है। रो इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि जो मटेरियल है वो चेंज नहीं हुआ, वो अलग बात है कि उसकी लेंथ 3 गुना हो गई है, लेकिन एरिया पे कोई फ़र्क नहीं है और मटेरियल में कोई चेंज नहीं है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं आनी है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो बेटा वो तो मटेरियल सेम है तो सेम ही मिलेगा आपको। क्लियर होगी बात, तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट थी, तो इस तरह से आपको ये समझना है। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, आप खूब अच्छी तरह जानते हो V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई इंटू आर। कह रहा है कैन इट्स वैल्यू भी ग्रेटर देन द EMF ऑफ ए सेल, बिल्कुल हो सकता है जब हम सेल को चार्ज करते हैं। क्या करते हैं, जब हम सेल को चार्ज करते हैं, ये मेरा सेल है, इसका ये पॉजिटिव एंड ये निगेटिव एंड, और इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, मैंने इसमें एक चार्जर जोड़ दिया। क्या है ये, चार्जर है, C फॉर चार्जर, ये चार्जर मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये इसका पॉजिटिव एंड ये इसका निगेटिव एंड। तो जब मैं इसको चार्ज करता हूँ तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है आपका किसके बीच में, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में, तो V इज इक्वल टू आता है E प्लस आई आर। सिर्फ एक केस पॉसिबल है जब आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसके EMF से ज़्यादा होता है, जब मैं क्या कर रहा होता हूँ, चार्जिंग कर रहा होता हूँ। क्या कर रहा होता हूँ, चार्जिंग कर रहा होता हूँ, तभी ये ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं होता है। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, ये कहता है वाटर थर्मिस्टर्स, आपको खूब अच्छी तरह मैंने दिखाए थे, ग्रीन कलर के ब्लैक कलर के होते थे वो। तो कह रहा है वाटर थर्मिस्टर्स, थर्मिस्टर्स जो होते हैं बेटा टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं। कैसी होती हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव। क्लियर होगी बात, तो टेम्परेचर की अगर कहीं पर सेंसिटिविटी आ रही है, मान लो कोई भी मशीन है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है कि थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो जाने पर उसके फंक्शन में चेंज आ जाता हो, तो वहाँ पर हम थर्मिस्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होती है, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होते ही अपने रजिस्टिविटी को ये चेंज कर लेती है। तो थर्मिस्टर्स आर दोज डिवाइसेस विच आर टेम्परेचर सेंसिटिव एंड ऑन स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर कॉजेज चेंज इन रजिस्टिविटी। ठीक है बेटा, एक्सप्लेन देयर यूज़ इन ब्रीफ, इनको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो मैंने आपको बताया था पिक्चर ट्यूब में करते थे। किस में करते थे, पिक्चर ट्यूब के अंदर करते थे पहले, अब तो पिक्चर ट्यूब बनती नहीं है, ठीक है। और नंबर 2 आपका कंप्यूटर्स के अंदर भी करते हैं इसको। किस में करते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर, सुपर कंप्यूटर्स के अंदर टेम्परेचर सेंसिटिविटी है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर करते हैं, बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, वहाँ हमें टेम्परेचर के चेंज को पता करना होता है कि थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो हो सकता है उसके मशीन के फंक्शन में चेंज आ जाए, तो हम ऐसी डिवाइस वहाँ यूज़ करते हैं जो थोड़े से चेंज को भी हमें बता सकें। क्लियर है,
तो थर्मिस्टर वहाँ पर बहुत यूज़फुल है। क्लियर होगी बात। तो ये थर्मिस्टर का केस खत्म हुआ आपका। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, ये कहता है व्हाट आर पैरामीटर्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल। जो रेजिस्टिविटी होती है मेटल की, उसके पैरामीटर क्या होते हैं। तो आपको पता है R इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, रो L बाई ए होता था। तो रो यहाँ रेजिस्टिविटी होती थी। तो रो का जो डायरेक्ट फार्मूला निकल के आता था वो होता था M अपॉन एन ई स्क्वेयर और टाउ। क्लियर है। तो इसके पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर का मतलब होता है रेजिस्टिविटी किस किस बात पे डिपेंड करती है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें M जो होता है आपका मास होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ये तो चेंज होना नहीं है। N होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये चेंज हो सकता है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। ई होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब है जो आपका रो है ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपका एन पर, और रो डिपेंड कर रहा है आपका किस पर, टाउ पर, रिलैक्सेशन टाइम पर। इन दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। अगर नंबर डेंसिटी ज़्यादा होगी आपकी पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी, और अगर रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू ज़्यादा होगी तो भी आपकी रेजिस्टिविटी कम मिलेगी। क्लियर होगी बात। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे कर रही है, पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन पर और रिलैक्सेशन टाइम पर। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ ऑफ ए सेल डिपेंड। तो पहले देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बेटा जो बैटरी है आपकी, जो सेल है उसके जो इलेक्ट्रोड हैं आपके, ये इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इनके बीच की डिस्टेंस पर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। क्लियर है। एक चीज़ तो हो गई आपकी डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, इस पे डिपेंड करेगा। नंबर 2 इस बात पे डिपेंड करेगा कि प्लेट एरिया कितना है। किस पे डिपेंड करेगा, प्लेट एरिया पे डिपेंड करेगा। नंबर 3 जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर डिपेंड करेगा, जो इसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है इस बात पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो एक्वस सोल्यूशन में आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो इस पे तीसरी चीज़ हो गई, इस पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात। और ये डिपेंड करता है बेटा आपका जाकर के नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है, और उसका जो है इलेक्ट्रोड के नेचर पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड के नेचर, इलेक्ट्रोड नेचर, इलेक्ट्रोड कैसा है ये उस पर भी डिपेंड करता है। इतनी बातों पर जो है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्लियर होगी बात। अब बारी किसकी आई, अब बारी आ गई बेटा ईएमएफ की। किसकी बारी आ गई, ईएमएफ। ये किस पे डिपेंड करता है, देखो बेटा ईएमएफ डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या एक्सेप्ट करता है या इनएक्टिव रहता है, इस बात पे डिपेंड करता है। नंबर 2 ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, जो कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का, कॉन्सेंट्रेशन किस चीज़ का, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इस पे डिपेंड करता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ईएमएफ की वैल्यू भी आपको अच्छी खासी वहाँ देखने को मिलेगी। तीसरी बात जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू अगर बढ़ा दूंगा तो स्पीड बढ़ जाएगी आयंस की स्पीड बढ़ जाएगी तो कोलिजन ज़्यादा होंगे, कोलिजन ज़्यादा होंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो फिर रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ रेजिस्टिविटी आपको ज़्यादा मिलेगी, ईएमएफ की वैल्यू वहाँ डिक्रीज हो जाएगी। गॉट द आइडिया। यह चीज़ें, ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, द वी आई ग्राफ फॉर ए कंडक्टर मेक्स एंगल थीटा विद वी एक्सिस, मतलब पोटेंशियल एक्सिस। हियर वी डिनोट्स वोल्टेज एंड आई डिनोट्स करंट। देखो बेटा क्या चीज़ है मैं बताता हूँ आपको, एक तरफ तो वी है और एक तरफ आई है, ठीक है, और ये ग्राफ है आपका, और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है वी एक्सिस के साथ। क्लियर होगी बात। तो आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या आ गया, करंट आ गई, और बेस में क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। तो आई अपॉन वी क्या हो गया बेटा, आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, v इज इक्वल टू आई आर पढ़ रखा आपने, v इज इक्वल टू आई आर, तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आई अपॉन वी। इसका मतलब है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर। तो टेन थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर, तो आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन टेंजेंट थीटा,
और इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, इसे मैं कह सकता हूँ कॉट ऑफ थीटा। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगा। मैं फिर बता देता हूँ पूरी बात। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में क्या था, हमारी करंट थी, और बेस में क्या था, बेस में मेरा पोटेंशियल था। तो टेन थीटा की वैल्यू मैं कैसे निकाल लूँगा, इस फार्मूले से निकाल लूँगा। आई अपॉन वी की वैल्यू क्या आएगी, 1/r। तो 1/r इज इक्वल टू, अगर टेन थीटा है तो r कितना आ जाएगा बेटा, r आ जाएगा आपका जाकर के कॉट थीटा। बोलो समझ आया कि नहीं आया। इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये देखो बेटा, कह रहा है वाई इज इट अनसेफ टू टर्न अ लाइट स्विच ऑन और ऑफ वाइल टेकिंग बाथ। जब आप नहा रहे हो तो उस वक्त आपको लाइट ना तो ऑन करनी चाहिए लाइट स्विच, और ना ही उसे ऑफ करना चाहिए। रीज़न क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में वाटर आ जाता है, और वाटर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो अगर हम उस वक्त उसको टच करेंगे स्विच को, और किसी भी वजह से वहाँ पर करंट जो है उस स्विच के थ्रू हमारी बॉडी में आ गया, तो वो वाटर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। जैसे ये हमारी बॉडी है मान लो, तो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा पूरा का पूरा, जो भी आपका स्विच के थ्रू जो चार्ज है वो हमारी बॉडी को ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा इस तरह से, और वो फैटल शॉक होगा। हो सकता है उससे हमारी डेथ भी हो जाए, और ऐसा बहुत बारी होता है। तो जब भी हमारी बॉडी वेट है, गीली है, तो हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि उससे क्या होता है, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चार्ज का ट्रांसफ़र काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। समझ आ गई बात। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। और मैंने बताया भी था शायद एक ऐसा केस आपको, कि जो वेट बॉडी होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है बेटा 1 लाख ओम, 1 लाख ओम होता है। और जो हमारी वेट बॉडी होती है उसका रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, 1500 ओम। काफ़ी कम है। तो इसमें करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है, और इसमें करंट की वैल्यू काफ़ी लो होती है। ये आपका ड्राई का केस था, और ये आपका वेट का केस था, मैंने बताया भी था आपको। क्लियर है, ये वही कंसेप्ट है यहाँ पर। ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कहता है, डिफाइन द यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। क्लियर होगी बात। तो आप जरा दिमाग लगाओ, आर को क्या लिख सकते हो आप, आर को क्या लिख सकते हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं 1 ओम ले लूँगा तो मेरा कंडक्टेंस आ जाएगा। लेकिन मुझे इसकी यूनिट को डिफाइन करना है, तो आर की मैं वैल्यू पुट करूँगा। क्या करूँगा, आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए अपॉन रो इंटू एल। क्लियर है, इस तरह से आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, एरिया ले लेना आप कितना, 1 मीटर स्क्वायर, और एल ले लेना 1 मीटर। तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, इस वक्त इसको जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा कि अगर मैं आपका जो मटेरियल है उसका 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया लेता हूँ, या मीटर स्क्वायर ना लेकर के आप सिर्फ यूनिट ले लो, 1 यूनिट आप एरिया की ले लो और 1 यूनिट आप लेंथ की ले लो। तो 1 यूनिट एरिया और 1 यूनिट लेंथ की जो आपका कंडक्टर है उसकी जो रेजिस्टिविटी है, उसकी जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आपका कंडक्टेंस के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर हम 1 ओम का रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा, या 1 यूनिट का रेजिस्टेंस ले रहे हैं, उसका जो रेसिप्रोकल होगा हमारा किसके इक्वल होगा, कंडक्टेंस के इक्वल होगा। अब इसी तरह से कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये बताता हूँ बेटा। आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, या ये होता है 1 अपॉन रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल अपॉन आर इंटू ए। तो 1 अपॉन रो को क्या कहते हैं, सिग्मा, ये कंडक्टिविटी होती है, एल अपॉन आर इंटू ए। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वही बात है, आप इसको क्या करोगे, एल की वैल्यू 1 यूनिट ले लेना, एरिया की यूनिट 1 ले लेना, और जो रेजिस्टेंस है उसको 1 यूनिट ले लेना। तो उस केस में जो, या फिर आप इसको जो है उस केस में जो कंडक्टिविटी शो करेगा 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट एरिया और 1 यूनिट आपकी अगर रेजिस्टेंस है, तो उस केस में जो आपका कंडक्टिविटी आएगी वो 1 यूनिट होगी। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। अब जो अगली बात आ रही है वो कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला बताओ। तो डायमेंशनल फार्मूला बेटा आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपका यहीं पर ले लो, यहीं से निकाल सकता हूँ इसका डायमेंशनल फार्मूला।
जी इज इक्वल टू 1/r है, तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, r को लिख लूँगा v इज इक्वल टू आई आर, आप जानते ही हो v इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा v अपॉन आई, तो ये आ जाएगा आपका i अपॉन वी, ठीक है। और i ऐसे रहने तो v इज इक्वल टू लिख लो w अपॉन क्यू, तो क्यू ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। तो अब आगे क्या आ जाएगा, i ऐसे का ऐसा, क्यू बराबर क्या होता है बेटा i इंटू टी और अपॉन w, तो i का डायमेंशनल फार्मूला a, फिर आगे i है उसका डायमेंशनल फार्मूला a, फिर t और नीचे वर्क है तो ml2 और t कितना -2, इतने हिस्से को सॉल्व कर लेना, आपको डायमेंशन मिल जाएगी, डायमेंशनल फार्मूला कंडक्टेंस का मिल जाएगा। कंडक्टिविटी की अगर बात कहता है तो कंडक्टिविटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा इज इक्वल टू एल अपॉन आर इंटू ए, तो ये आपका पहले भी वैसे हुआ है ये, अब दोबारा कराने का मीनिंग तो खैर क्या था, तो लेंथ पता है, एरिया की पता है आपको, और रेजिस्टेंस के लिए वी अपॉन आई यूज़ करोगे, एल अपॉन ए, और v इज इक्वल टू आई आर, तो r इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो ये v हो जाएगा और ऊपर i चला जाएगा, और v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो एल आई अपॉन डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो क्या ऊपर चला जाएगा, यहाँ एरिया रह जाएगा। अब आगे देखो बेटा कैसे बनेगा ये, L ऐसे का ऐसा, I ऐसे का ऐसा, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, आप जानते ही हो, वर्क ऐसे का ऐसा, एरिया ऐसे का ऐसा, क्लियर होगी बात। अब कैसे सॉल्व करोगे, लेंथ के लिए L, I के लिए A, I के लिए A, T के लिए कैपिटल T, और वर्क के लिए ml2 माइनस टी, ml2 t माइनस 2, और एरिया के लिए l की 2, जैसे सारी वैल्यू पुट करोगे आप डायमेंशनल फार्मूला आसानी से निकाल लोगे, गॉट द एरिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, गिव द करस्पॉन्डिंग रिलेशन, तो रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये निकालना है, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आप खूब अच्छी तरह जानते हो, क्लियर है। तो रो तो हो गया आपका कांस्टेंट, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, रेजिस्टिविटी है ये, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर डिपेंड कर रहा है बेटा लेंथ पर, और आर डिपेंड कर रहा है किस पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं पहले भी कई बार ही बता चुका हूँ, ये जो चीज़ होती है इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, इस पर डिपेंड कर रहा है और लेंथ पे, क्लियर होगी बात, ये याद रखना है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया वैल्यू ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ आपकी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, गॉट द आइडिया। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, ये कहता है वाइल मेकिंग ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस द कॉइल इज मेड ऑफ मैंगनीन, तो जो कॉइल होती है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर चेंज होने पर अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को आसानी से चेंज ना करता हो, तो मैंगनीन का हम बनाते हैं ये। उसका रीज़न क्या है, जो मैंगनीन होता है बेटा इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है बहुत हाई होती है, रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है, और रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो भी इसका काफ़ी हाई मिलेगा। अगर हाई रेजिस्टेंस मिलेगा तो ज़रा दिमाग लगाओ, ये थोड़े बहुत टेम्परेचर के चेंज के साथ अपने आप को चेंज नहीं करेगा। अगर ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा तो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी करीब करीब कांस्टेंट रहेगी, और जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस शो करते हैं उन्हें ही हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्लियर होगी बात। तो इसका रीज़न क्या है, हाई रेजिस्टिविटी की वजह से हाई रेजिस्टेंस टाइम के साथ या टेम्परेचर के साथ अपने आप को चेंज नहीं करता, इसका मतलब रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहता है, तो इसे हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्लियर होगी बात। अब बेटा इसका नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, द कॉइल इज डबल फोल्डेड एंड इज वुंड ओवर नॉन कंडक्टिंग फ्रेम, ये एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इंडक्शन का इफेक्ट होता है, इंडक्शन का इफेक्ट होता है। ये अभी आप समझोगे नहीं, ये आपके कोर्स में है, ये आपके कोर्स में, वहाँ जब मैं इसको पढ़ा दूंगा तो आप बड़ी आसानी के साथ इस चीज़ को समझ जाओगे कि हम क्यों उसको डबल फोल्ड करते हैं और नॉन कंडक्टिंग फ्रेम के ऊपर वुंड करते हैं, ठीक है। तो अभी इसको रहने देते हैं, एक सही टाइम पर इसका सोल्यूशन हम देंगे, गॉट द आइडिया। ये कंसेप्ट देखो बेटा क्या है, लाइट्स ऑफ ए कार आर डिम्ड व्हेन द स्टार्टर इज ऑपरेटेड। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके पास ये कार है, ठीक है, ये आपकी कार है, और जैसे ही आप इसे स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के पहले मान लो आपने लाइट इसकी ऑन की हुई है, क्या किया हुआ है, इसकी लाइट ऑन की हुई है, इस तरह से इसकी रोशनी जो है काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही आपने कार को स्टार्ट किया, ये स्टार्ट से पहले सिर्फ बैटरी के थ्रू ही आपकी लाइट जल रही थी, जैसे ही आपने कार को स्टार्ट किया ये जो लाइट जो है आपकी ये डिम हो जाती है, क्या हो जाती है, डिम हो जाती है। उसका रीज़न क्या है, कार को स्टार्ट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में करंट की ज़रूरत पड़ती है, समझ में आया कि नहीं आया। कार को स्टार्ट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में करंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो करंट आपकी सारी की सारी ये लाइट लेके जा रही थी उसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा।
तो ये जो बल्ब है आपका, जो बल्ब है जिससे लाइट निकल रही है, उसको उतनी करंट मिलेगी नहीं। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। तो ये जो करंट इसको मिल रही थी पहले कार के स्टार्ट होने से पहले, उसकी वजह से I इंटू आर की जो वैल्यू थी वो इसके पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर थी, ठीक है। जितनी डिमांड थी इसको उतनी करंट मिल रही थी। आर तो बदलना नहीं था, आर बदलना नहीं था, आर इसको प्रॉपर मिल रहा था, तो इसका जो है जितनी डिमांड थी उतना इसको एनर्जी मिल रही थी। लेकिन जैसे ही आपने स्टार्टर को ऑपरेट किया, ये जो करंट है ये शिफ्ट हो जाएगी, इसका ज़्यादातर हिस्सा कौन ले जाएगा, कार स्टार्ट होने वाला स्टार्टर ले जाएगा। तो इसको अब उतनी करंट मिलेगी नहीं, तो जब इसको अमाउंट, पूरे अमाउंट में करंट मिलेगी नहीं, तो इसकी रोशनी अपने आप डिक्रीज कर जाएगी। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये रीज़न है। तो जब कार स्टार्ट होती है तो उसके स्टार्ट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में करंट की डिमांड होती है। वो करंट ये यहाँ से ले लेगा, ये जो लाइट में जा रही थी तो उससे करंट ले लेगा, तो इसको उतना मिलेगा नहीं, तो फिर ये डिम हो जाएगी। गॉट द आइडिया? थैंक यू।